किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, गर्मी अपना सितम डारी है, सारा दिन जो है लू चल रहे हैं और इस गर्मी के मौसम में हमने पानी की महत्ता का बेरा लग है कि जल कितना ज़रूरी है, चाहे वो हमारी फसल है, चाहे हमारे डांगर डोर हैं, चाहे वो हम इंसान खुद हैं, तो हर किसी ने पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में जल संरक्षण समय की मांग भी है, समय की ज़रूरत भी है। और जल संरक्षण का मतलब है कि पानी की बर्बादी और पानी के प्रदूषण को रोकना, क्योंकि भाइयों जो बारिश का पानी है वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता। तो पानी की अगर हमने कमी पूरी करनी है तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय पे हमें जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर B.R. कंबोज, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथी गिरधारी लाल जी। तो इसी विषय पे कि जल संरक्षण समय की कितनी बड़ी ज़रूरत है, क्यों ना भैया ने भी बातचीत साझा करें और सुनाओ भैया ने बातचीत। जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मगर जल की कमी और उसकी बढ़ती आवश्यकताओं को लेकर के एक दबाव जो है सबके ऊपर है। ऐसे में सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं कि भिन्न भिन्न इकाइयों के माध्यम से वो जल की बचत कर सके। उस कड़ी में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की एक अहम भूमिका है। किस तरह से विश्वविद्यालय जल को बचाने में अपनी भूमिका अदा करता है, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर B.R. कंबोज से, जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की अपनी भूमिका है, उसका प्रयास है कि कम से कम जल खर्च हो और अधिक से अधिक उत्पादन है। ऐसे में क्या प्रयास विश्वविद्यालय कर रहा है? आपका ये सवाल निश्चित रूप से आज के समय की मांग भी है, और जैसा कि आपने बताया कि यदि हमें अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो जल को संचित हमें करना ही पड़ेगा। और इस दिशा में हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि हम जन जन को जागृत करें, ताकि कृषि में जो पानी का प्रयोग होता है उसको हम संचित भी कर सकें, और न केवल संचित करें बल्कि उसकी कार्यक्षमता बढ़ाते हुए कम पानी के प्रयोग से अधिक पैदावार लें, ताकि अधिक मुनाफा किसान को हो सके। और इस दिशा में जो सबसे पहली बात है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मेरा पानी मेरा विरासत एक स्कीम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उसके तहत जो सूक्ष्म सिंचाई है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, और उस पे शोध की आवश्यकता भी है। अभी तक जो दूरी पे लगने वाली फसलें थी, जैसे गन्ना है, मक्का है, फल वाली सब्जियां हैं या फलदार वृक्ष हैं, उन पे ही ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते थे। लेकिन अभी जो सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग है, हमारी अन्य फसलें, चाहे वो धान है, चाहे वो गेहूं है, आलू है या कपास है, इन सभी फसलों पे भी सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। और इन पे शोध की जो आवश्यकता है वो भी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अभी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पे, चाहे वो फव्वारा सिंचाई है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। और उसको एक वैज्ञानिक आधार देने के लिए किस प्रकार से हम इसका सदुपयोग करें, शोध करते हुए किसानों को इसके बारे में
जो पैकेज एंड प्रैक्टिस है वो भी तैयार की जा रही हैं ताकि किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सके। डॉक्टर साहब, मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत हम चाहते हैं कि जो धान गेहूं फसल चक्र है उसमें लगभग 1 किलो धान पैदा करने के लिए हमें 2500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। और इतना पानी यदि 1 किलो धान में लगेगा तो निश्चित रूप से हम पानी कहाँ से लेके आएंगे। इस फसल चक्र को ना अपनाते हुए ऐसी फसलों की तरफ हम बढ़ें जहाँ पे कम पानी लगता है, और उसमें जैसे मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है। कृषि विविधीकरण की हम बात करते हैं तो मक्का की फसल यदि हम उगाएं तो धान के बजाय लगभग 90% तक पानी की बचत हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से फसलों की जगह पे यदि हम बागवानी की तरफ बढ़ें, दाल वाली फसलों की तरफ बढ़ें, जहाँ भी ये संभव है तो निश्चित रूप से वहाँ हम पानी की बचत कर सकते हैं। और मेरी विरासत निश्चित रूप से ये पानी पीढ़ियों के लिए है, ऐसा भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और जब इसको हम चरितार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वैज्ञानिक जो जानकारी है उसकी तरफ बढ़ना भी पड़ेगा, अपनाना भी पड़ेगा, और विश्वविद्यालयों को उस पर शोध को भी अधिक महत्व देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इस साल की हम बात करें तो पूरे हरियाणा के कृषि क्षेत्र को देखता है, और यहाँ पर भी देश में विदेश में इसका एक विशेष नाम है। ऐसे में सभी की नजर रहती है कि विश्वविद्यालय ये सारा कुछ नई तकनीक हमें देगा ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। तो ऐसे में जल बचाने के लिए विश्वविद्यालय क्या नई खोज दे रहा है, क्या नई जो है तकनीक का प्रचार कर रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित रूप से चाहे हम हरित क्रांति की बात करें, श्वेत क्रांति की बात करें, पीली क्रांति की बात करें, आज नीली क्रांति की बात करते हैं, इसमें विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा है। और इसी के तहत यदि हम पानी बचाने की बात करें तो उसमें शोध पे यदि हम आते हैं तो लगभग 270 से ज़्यादा किस्में विश्वविद्यालय ने ईजाद की हैं। और आज के दिन जो हमारा पूरा जोर है कि हम ऐसी तकनीकें बना रहे हैं कि जिससे कि हम कृषि के जितने भी अवशेष हैं उनका सदुपयोग करें। यानी कि अभी ऐसी मशीनें निकाली गई हैं जो धान का पुराल होता है या अन्य कोई भी अवशेष है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा रहता है और उसमें फसल की बिजाई हो जाती है। वो जो अवशेष है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकता है जिससे पानी बचता है, और वो पूरे फसल सीजन के दौरान पानी बचत के साथ साथ जब गलता है तो ज़मीन में जीवांश भी बढ़ता है, और जितना ज़्यादा जीवांश होगा निश्चित रूप से पानी का प्रयोग भी उतना ही कम होगा। इस पे हमारा शोध चल रहा है, और इस शोध को हम करते हुए अब आच्छादन की बात करें या मल्च की बात करें तो ये अब प्रमाणित हो चुका है कि उसका प्रयोग हमको करना है। इसी प्रकार से ऐसी किस्मों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों के साथ साथ कम पानी में भी वो ग्रो हो सके। जैसे गेहूं की एक किस्म हमने निकाली है जो किस्म 3 पानी में भी हमें भरपूर पैदावार दे सकती है, अन्यथा 5 से 6 पानी दूसरी किस्मों को लगाने पड़ते थे। हमें 2 से 3 पानी बचा दिए उसमें। जी, इसी प्रकार से हम अन्य जो फसलें हैं वहाँ भी इस तरह की किस्में ईजाद करने में लगे हुए हैं जहाँ पे कम पानी। धान की बात हम करें, अब धान के अंदर भी हम चाहते हैं कि यदि धान जहाँ पे संभव नहीं है, पानी खड़ा होता है, जल भराव की समस्या, ऐसे में धान से छुटकारा पाना मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी किस्में हम ईजाद करना चाहते हैं जो कम समय में पके तो निश्चित रूप से पानी कम लगेगा, और ऐसी भी किस्में चाहते हैं कि जो कम पानी में तैयार हो सके। इसी प्रकार से अन्य फसलों में भी हम प्रयासरत हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हम ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि अभी तक जो दूरी पे लगने वाली फसलें थी या बागवानी थी वहीं पे कामयाब था, अब हम सभी फसलों पे माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हर फसल में, हर क्षेत्र में हम पानी का सदुपयोग कर सकें। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय का एक अभियान है, एक आंदोलन है कि धान की सीधी बिजाई करने का। जी, वो क्या है और उससे किस तरह से लाभ होगा? देखिए, जैसे मैंने विविधीकरण की बात की, फसल विविधीकरण एक बात है,
इसके बाद तकनीक का विधिकरण से भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब पानी की दो चीज़ें हैं, एक तो पानी का दोहन कम हो, यानी कि ज़मीन से हम पानी कम से कम निकालें, और दूसरी जो बात है रिचार्ज की बात करें कि जो वर्षा का पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में जाए। जब भी हम धान की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई के लिए खेत में पानी भरा जाता है, फिर हम हैरो की वजह से या जो पडलर की वजह से उसमें कद्दू करते हैं, पाड़े काटते हैं, फिर हम धान की रोपाई करते हैं। इससे नीचे एक परत बन गई है जिससे पानी नीचे नहीं जाता है, ज़मीन पे खड़ा रहता है। उसका नुकसान क्या है? एक तो वातावरण में मीथेन गैस का एमिशन होता है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि हमें एमिशंस रोकने हैं, बंद करने हैं, वातावरण को खराब होने से बचाना है। दूसरी समस्या क्या है? जब पानी खड़ा रहता है, जो ही बारिश आती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है। अब जो धान की सीधी बिजाई है उसकी तरफ हमें बढ़ना है, क्योंकि उसमें ये प्रक्रिया नहीं की जाती है। उसको हम ऐसे ही बिजाई करते हैं जैसे हम गेहूं की बिजाई करते हैं, खेत में पानी देते हैं, बत्तर आने पे उस पर बिजाई कर देते हैं, या दूसरी तकनीक है कि सूखे में बिजाई करके एक पानी लगा देते हैं, और उसके बाद जो पानी है बत्तर कंडीशन में लगते हैं तो 15 से 20 दिन तक हमें दोबारा पानी देने की जरूरत नहीं है, और उसमें पानी खड़ा ना करके हम खेत को पूर्णतः गीला रखते हैं, जिससे हमें 20 से 25% तक पानी की बचत हो जाती है। और क्योंकि पानी खड़ा नहीं होता, मीथेन गैस का एमिशन भी कम होता है, और इससे भी बढ़कर जो ही वर्षा का पानी आता है, क्योंकि उसमें हमने नीचे पाड़े नहीं काटे हैं, तो सारा पानी ज़मीन में जाता है। उससे पानी का जो स्तर है ज़मीन में वो भी ऊपर उठता है, बाढ़ भी नहीं आती है। बाढ़ के साथ जितने भी खरपतवार के बीज हैं, उपजाऊ मिट्टी है, वो भी बहकर दूर चली जाती है। उस समस्या से भी छुटकारा मिलता है। और इससे भी बढ़कर जब हम अगली फसल लगाते हैं, धान के बाद गेहूं लगाएंगे या कोई और फसल लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उसकी पैदावार भी रोपाई की बजाय जो सीधी बिजाई करते हैं उसमें वो पैदावार भी बढ़ती है। तो इन सब कारणों को यदि हम देखते हैं तो पूरे फसल चक्कर से हमारे उत्पादन खर्च में कमी आती है, हमारी पैदावार भी बढ़ती है, और निश्चित रूप से किसान का मुनाफा भी बढ़ता है। इसीलिए इस बार हरियाणा सरकार के द्वारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, हरियाणा जल संसाधन संरक्षण नियम एवं प्रबंधन प्राधिकरण, कृषि विभाग, कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग संयुक्त रूप से मिलकर यह अभियान चला रहे हैं कि इस बार हम लगभग 1 लाख हेक्टेयर में पूरे प्रांत में धान की सीधी बिजाई की तरफ बढ़ें। और हरियाणा सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को इसमें अनुदान भी दिया जाएगा, जो इस विधि से धान की बिजाई करेगा। और सब जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो वहीं पर रहेगी, बहेगी नहीं, पानी भी बचेगा, और जीरी के उत्पादन में जो हम पानी लगाते हैं वो भी हम 2-3 पानी बचा ही सकते हैं। इतना पानी 20 से 25% जो है हम जल को बचा सकते हैं जी। विश्वविद्यालय का जो है एक लंबी चैन है कर्मचारियों की, ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो सीधे ही किसानों से संपर्क करती हैं, वो अपनी भूमिका किस तरह से अदा कर रहे हैं इस कार्य के अंदर? देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे पठन पाठन का कार्य होता है, यानी कि हमारे यहाँ से छात्र BSc, MSc और PhD की डिग्री हासिल करते हैं। दूसरा विंग हमारा शोध का है कि जो भी समस्या आती है उसको शोध करके फिर हमारा एक एक्सटेंशन सिस्टम है, हमारे कृषि विज्ञान के अंदर हर जिले में स्थापित है। उनके माध्यम से उस तकनीक को किसान के खेत तक पहुंचाया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में हम चाहे कृषि विभाग है या कृषि से जुड़े हुए अन्य जितने भी संस्थान हैं जिला स्तर पे, उनकी मदद से सीधा किसानों को खेतों पे जाते हैं, उस तकनीक का प्रदर्शन भी लगाते हैं, और समय समय पर वहाँ पे फील्ड डे के द्वारा, मेले के द्वारा किसानों को इकट्ठा करके उस तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है, ताकि सभी किसान उस तकनीक की तरफ बढ़ें। और इसी के लिए किसान जो कृषि विश्वविद्यालय है वो टेक्नोलॉजी के जनरेशन से लेके और जो उसको प्रयोग करने वाला है वहाँ तक जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में फिर दोबारा से हम कैसे करते हैं कि जो भी समस्या फिर किसान को आती है
वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को बताता है। कृषि विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय को बताते हैं, उस पे हम शोध करते हैं और शोध करने के बाद फिर पुनः किसान के पास जाते हैं और ये निरंतर हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से विश्वविद्यालय पूर्णतया सरकार और विभाग की मदद से किसानों को हम बेहतर से बेहतर तकनीक दे सकें ताकि वो अपने खर्च में कम करते हुए अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए शुद्ध लाभ में इजाफा कर सके। इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के अपने जो केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके माध्यम से और विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसे प्रयास किए जा रहे होंगे कि जो कृषि से अलग कुछ ऐसे साधन हो जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके, कुछ उनके तरफ प्रकाश डालें। देखिए, अभी जैसा आपने बताया कि आज के दिन यदि आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, और जो हमारे हरियाणा प्रांत के, गुजरात के माननीय राज्यपाल जी हैं, उन्होंने प्राकृतिक खेती को एक नया रूप देने के लिए काम किया है। लेकिन उसका पूरा पैकेज एंड प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए अभी कृषि विश्वविद्यालय प्रयासरत है। हमने भी 100 एकड़ से ज़्यादा में ये प्रयास किया है और अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हम इसके प्रदर्शन लगा रहे हैं। किसानों को खेतों पे भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका पूरा जो पैकेज एंड प्रैक्टिस हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं, उनको वैज्ञानिक शोध दिया जा रहा है। इसी प्रकार से किसानों को अच्छा शुद्ध बीज मिले, क्वालिटी का बीज मिले, खास तौर से गन्ना जो कि गन्ने से ही पैदा होता है, उसके लिए हमने टिश्यू कल्चर की तकनीक ईजाद की है ताकि किसान को बीमारी रहित शुद्ध बीज मिले और कम समय में हम किसानों को नई किस्म का बीज दे सकें। उसमें कृषि विश्वविद्यालय प्रयासरत है। इसी प्रकार से कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसाय, चाहे खुम्ब उत्पादन है, चाहे पशुपालन है, चाहे फल और सब्जी का परिरक्षण है, चाहे मत्स्य पालन है, एक माली की ट्रेनिंग है, बाग पैदा करना है, हर चीज़ के लिए हम अपने युवाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो प्रशिक्षण लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और वो जॉब माले ना होकर वो जॉब देने वाले बने। इस तरफ विश्वविद्यालय पूरी तेजी से कार्य कर रहा है और उसी के लिए विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। यानी कि किसी भी युवा के मन में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, युवा हो, बेरोजगार युवक हो, युवती हो, हमारे नौजवान किसान हो, कोई भी वहाँ पे आके उनके मन में जो भी आइडिया है उस आइडिया को व्यवसाय तक पहुँचाना और उसको मार्केट से जोड़ते हुए अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित करना ताकि वो भविष्य में एक ग्रामीण स्तर पे ही अपना एक यूनिट लगाकर व्यवसाय को बढ़ा सके ताकि जो कच्चा माल गांव में उपलब्ध है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी और साथ में क्योंकि उसका जब उत्पाद प्राप्त होगा, पैकेजिंग पे जोर होगा, वैल्यू एडिशन पे जोर होगा, तो निश्चित रूप से गांव में आय के स्रोत बढ़ेंगे, हमारे परिवारों का विकास भी अच्छा होगा और देश और प्रदेश की उन्नति में भी एक अहम योगदान उसका रहेगा। तो सर, पहले क्या था कि जो साथी अनपढ़ था या फिर ये खेती कर लेगा, एक पहले एक परंपरा थी ये कि यार खेती हमारा परंपरागत कार्य भी है, भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश माना गया है। अब क्या है, पिछले कुछ समय से एक परिवर्तन आया कि MBA, BTech ये बच्चे भी जो है कृषि की तरफ गए हैं और उन्हें एक बड़ी अच्छी खेती की है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल भी आपने किया और मैं इसको आशा की किरण भी मानता हूँ कि अभी तक जितने भी प्रयास होते रहे कि हम जो पढ़ाई करते थे उस पढ़ाई में यही होता था कि बाद में नौकरी लेनी है। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में बात भी की गई है और जो आपने कहा, क्योंकि आज सरकार का जो जोर है वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, ताकि एक समूह बन के और वो उत्पाद पैदा करें और एक कंपनी ग्रामीण स्तर पे हो और ऐसे के अंदर वो जो युवा जो शहर की तरफ दौड़ रहा था आज वो कंपनी बनाता है, उसके पास एजुकेशन है, वो इंटरनेट का प्रयोग करता है, वो मार्केट से जुड़ा है, उसको हर चीज़ का पूरे विश्व के बारे में पता है और उसके आने के बाद आज वो अपनी कंपनीज बना के उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए आज के दिन कृषि की तरफ आया है। क्योंकि आज पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और साथ में एक क्वालिटी प्रोडक्ट
गुणवत्ता वाले उत्पाद को पैदा करना, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति ही कर सकता है। और इसी वजह से आज वो नौजवान जो व्यक्ति हैं वो कृषि की तरफ मुड़े हैं, क्योंकि आज भी देश की 60% से ज़्यादा आबादी परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कृषि पे आधारित है। इसीलिए वो युवा आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे गांव में और खुशहाली बढ़ेगी। हमारे ये युवा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा को पैदा करेंगे और हमारा विकास भी अच्छा होगा। एक सवाल और डॉक्टर साहब कि पहले हम देखते थे जो आम फल थे, जामुन का फल हो गया, अमरूद का फल हो गया, उनको वैसे खाया करते थे। अब उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई, इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का भी हाथ है कि साथियों को समझाया गया है कि इन फलों को हम कैसे प्रोडक्ट करके कैसे मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय, हाँ, इसमें हम एक प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कहा है कि पहले जामुन का फल, अमरूद का, पपीते का, मतलब एरिया के हिसाब से 4 से 5 जो फल थे वो हम घर में उगाते थे, उनका प्रयोग करते थे और जैसे ही सीजन आता था वो हम खाते थे। लेकिन समय बदला, थोड़ा हमने तेजी की, हमने पेड़ों को काटा भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हर किसान परिवार को 4 से 5 पौधे जो उस एरिया में सफल हो सके, वो फलदार पौधे भी दिए जा रहे हैं ताकि उनको ग्रो करें। उससे उसका जो पोषण सुरक्षा में एक अहम रोल है वो भी होगा और साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी। और निश्चित रूप से जब ऐसा होगा परिवार का विकास भी होगा, हमारी पोषण सुरक्षा भी बढ़ेगी और वातावरण को भी फायदा मिलेगा। इसमें भी विश्वविद्यालय प्रयासरत है। इनके पौधे हम उपलब्ध करा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, ताकि हर किसान के पास ये जरूर हो और उनका उत्पादन भी बढ़े, स्वास्थ्य भी अच्छा हो और अंत में वातावरण सुरक्षा और की जो बात मैंने कही है, प्राकृतिक संसाधनों की बात कही है कि हमारा जल, हमारा पानी, हमारा वातावरण सुरक्षित रह सके, तभी हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह सकती हैं। ऐसा प्रयास विश्वविद्यालय कर रहा है। किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? किसानों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसान एक रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की। और जब हमारा किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए, अपने तजुर्बे का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो उत्पादन खर्च है उसमें भी कमी आएगी, हमारा शुद्ध मुनाफा भी बढ़ेगा और वो भी जैसा कि अभी तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं, अंत में वो जो अहम भूमिका है उसको और बल मिलेगा। प्रोफेसर बी आर कंबोज, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया और उम्मीद करते हैं इस बात का फायदा हमारे किसान साथियों को होगा और वो एक अच्छी जो है जानकारी लेकर के लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जल के बचाव में आधुनिक प्रौद्योगिकी है, तकनीक है, या जो सिद्ध और सरल उपाय जो कि प्रोफेसर बी आर कंबोज जी ने हमें बताए हैं, तो उनका अगर हम इस्तेमाल करें और उन तकनीक का हम प्रयोग करें तो हम जो है जल का बचाव कर सकें। और इसी बातचीत के बाद बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 46 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 44 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल रहेगा दिन रविवार और रविवार नाम कार्यक्रम लेकर आऊँ थारी चिट्ठी म्हारे गीत। और दिन सोमवार किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं की समस्या, ट्रेनिंग, गणना और पशुपालन उद्योग पे, और साथ में नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे बासमती धान की सीधी बिजाई में सावधानियों पे। और इब करो भैया का मनोरंजन, सुने हो लोकगीत। मेहनत करके फसल उगाओ, कम खर्चे में ध्यान लगाओ और छोटा परिवार बनाओ। ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत फसल उगाओ नारा।
सोवे जागी जा, और उठ सवेरा मत सोवे जाग जा, पाप कपट ते दूर भाग जा लाग जा, अन्नदाता का ढेर सोने चांदी की बने बखेर फिरना, किसी बात की और देर ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का मेहनत। और देख आगत ने खर्चा करिए, और देख आगत ने खर्चा करिए, और बदफाली में और ना पग दरिए करिए, सुरती सच्चा हर में फेर तेरा रह चांदना, घर में होनी चाहिए शांति, नरमा ये काम सुधार का, ये रे काम। और छोटा ओ कुलबा हो सुखते जीना, और छोटा आया कुलबा हो सुखते जीना, रहेगी आजादी तेरी ना बनता हीना ना मारी, ओ ना मारी होए शराब छोड़ के ये सारे गलत जवाब कर, काम सुधार का, ये रे काम सुधार का मेहनत। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, अब अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।